आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी और दूर तक जाने वाली इस बात का असर भी दूर तक होता है, लेकिन इसके लिए बातचीत के लहजे का अदबी होना बहुत जरूरी है। आजादी के 65 वर्षों के बाद मुल्क में काफी कुछ तब्दील हुआ है। सियासत के तरीके बदले हैं, सियासत की जबान भी बदल गई है, क्योंकि जबान अब अदबी नहीं रह गई है। अल्फाज अब काबिल एतराज हो रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे लीडरान हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। अपने प्रोग्राम में हम आपको इन लीडरान के बयानात भी सुनवाएंगे। सियासी लीडरान जिस तरह से अपनी तकरीर में जिस जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं से भी अदबी नहीं कही जा सकती है। क्या यही हमारे लीडरान हैं? क्या यही वो लोग हैं जो मुल्क को संवारेंगे, मुल्क का मुस्तकबिल संवारेंगे? इन्हीं सब सवालात का हल जानने के लिए हम कोशिश करेंगे इस बहस में लोगों के साथ बातचीत करें। और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के लीडर विजय जौली साहब, कांग्रेस से नदीम जावेद साहब, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं शाहिद आजाद साहब और सीनियर सहाफी और तज्जियाकार कुर्बान अली साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इस बहस को हम शुरू करते हैं और आप सबका इसमें खैर मकदम करते हैं। आम इंतखाब के वक्त सियासी लीडरान की जानिब से मुसलसल दिए जा रहे इश्तियाल अंगेज बयानात और उन पर इंतजामिया की कार्रवाई ने लोगों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये बयान इस तरह की इलेक्शन कमीशन किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है तो किसी को खुला छोड़ देता है। पेश है एक रिपोर्ट। जनता का अपमान हुआ, एक दूसरे दर्जे के नागरिक के नाते हमारे साथ व्यवहार हुआ, न्याय नहीं हुआ। हजारों मुकदमे गलत प्रकार के युवाओं पे, बुजुर्गों पे ठोस दिए गए। आप सब इससे सहमत है क्या? सहमत है? उसका बदला देने का जो समय है वो अब लाठी गोली का समय नहीं है। मुगलों का जमाना था जब तलवारें तीरे चलते थे और बदला लिया जाता है, तब बटन दबाना पड़ता है बदला लेने के लिए। सियासी फायदे के लिए मुल्की मफाद को ताक पर रखकर इश्तियाल अंगेज बयानात देने का मामला कोई नया नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के अलावा ठाकरे बरादरान सारी हदें पार कर चुके हैं, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर पुलिस सिर्फ खानापुरी करने में यकीन रखती है। लेकिन यूपी के सहारनपुर से कांग्रेसी उम्मीदवार इमरान मसूद को नरेंद्र मोदी मुखालिफ मुतनाज़े बयान देने पर इलेक्शन कमीशन ने जेल में डाल दिया। इससे कबल भी मुश्तइल बयानात देने पर हैदराबाद में सरगर्म सियासतदान अकबरुद्दीन ओवैसी को भी कई दिनों तक जेल की हवा खानी पड़ी थी। इसके बरअक्स दीगर लीडरान की बदकलामी पर उनकी गिरफ्तारी तो दूर, उन्हें अफसोस का इजहार करने पर भी मजबूर नहीं किया जाता। वहीं ठाकरे बरादरान तो दो मज़ाहिब के अलावा रियासतों के आवाम में तफरीक बरतने जैसे संगीन इक़दामात उठाते रहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और एक बार फिर कुछ ऐसा ही देखने में आ रहा है। नरेंद्र मोदी के करीबी और बीजेपी के यूपी इलेक्शन इंचार्ज अमित शाह ने मगरबी यूपी के फसाद मुतासिरा इलाके में बेइज्जती का बदला लेने की बात कहकर माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन उन पर भी इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई टाल मटोल वाली ही साबित होती नजर आ रही है, जिससे सवाल उठना तो लाजमी ही है। वहीं इमरान अमित मामले पर कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने तो सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन और पुलिस पर बीजेपी की हिमायत करने का इल्जाम लगाया है। डिमांड करूंगा इस इलेक्शन कमीशन से और पुलिस से। इलेक्शन कमीशन हमको छोटी छोटी चीजों पे नोटिस देती है। इलेक्शन कमीशन की चुप्पी अपने में एक संदेह प्रकट करती है कि शायद इलेक्शन कमीशन भी कहीं न कहीं इन लोगों के साथ मिला है। इनके साथ इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। जिस तरह हमारे मसूद लड़के को उसकी एक 6 महीने पुराने भाषण पर जेल भेज दिया गया, मेरे ख्याल से अमित शाह को इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए। जो व्यक्ति ओपनली दंगे भड़काता है, और न केवल अमित शाह को अरेस्ट करना चाहिए, पूरी की पूरी बीजेपी को कैंसिल कर देना चाहिए उसकी मान्यता को। नरेंद्र मोदी के करीबी और गुजरात में हुए फर्जी एनकाउंटर मामले के मुल्जिम अमित शाह के हालिया बयान को जहां कांग्रेस के सलमान खुर्शीद जमहूरियत के लिए खतरा बता रहे हैं, तो राज बब्बर का कहना है कि अमित शाह इसी नजरिए के हामी हैं। समाजवादी पार्टी ने तो मुश्तइल बयान देने पर अमित शाह को गुंडा और बेगुनाह का कातिल तक करार दे दिया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि अमित शाह इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर में मुबैना तौर पर मुलव्विस हैं और फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। पर ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि बदला लेने का समय है, तो मैं इसको समझता हूँ एक बहुत बड़ा संकट
हमारे लोकतंत्र पे आ जाएगा अगर उनकी ये कही हुई बात सचमुच एक उनका गंभीर विचार है। और अगर उन्होंने हल्केपन में इस बात को कहा है तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र का बड़ा अपमान किया है। यही तो मैनिफेस्टो है, उनका बदला लेंगे, है ना। और जो अफसरदा जो हालात पैदा करना चाहते हैं, जो मुल्क में जो अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं, उसका संकेत वो दे। कल से धमकी चल रही है, हमारा नाम लिए बगैर। जो एक अमित शाह नाम का गुंडा है, हत्यारा, गुजरात में बेगुनाहों का कातिल, 302 का मुलजिम जो कि जमानत पर है, उसने कहा है कि पश्चिम के वो लोग जो हमारा अपमान कर रहे हैं हम उनसे बदला लेंगे। हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, हमने तो भाई कहा है। इश्तियाल अंगेज बयानात के ताल्लुक से बढ़ती जा रही तफरीक के लिए भी कहीं मुस्लिम मुखालिफ सोच रखने वाले अफसरान ही तो जिम्मेदार नहीं हैं, जो अपनी तफ्तीश में ऐसे पेंच छोड़ देते हैं जिससे अदालतों के फैसलों पर भी सवाल उठने लगता है। और हालिया दिनों में सुबुकदोशी के बाद ज्यादातर सरकारी अफसरान की बीजेपी में शमूलियत उनके नजरिए की अक्कासी करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज भी मुल्क के अहम ओहदों पर फाइज अफसरान इसी नजरिए के हामी तो नहीं हैं, जिससे नफरत फैलाने वाले लीडरान खुलेआम घूम रहे हैं। जब इमरान मसूद को सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है तो दूसरे खेमे के वसुंधरा राजे और अमित शाह क्यों आजाद घूम रहे हैं, जबकि तमाम बयानात मुल्क के मफाद के खिलाफ हैं। तो मौत के खौफ में मैं घर नहीं बैठूंगा, मौत तो एक दिन तय है। और अगर मेरी मौत वसुंधरा जी के हाथ हो या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेरी मौत लिखी गई है तो उसे कोई टाल नहीं सकता है, वो तो होगी। इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान पर मुसलसल जानिबदारी बरतने के छोटे बड़े इल्जामात लग रहे हैं। इसी बीच मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने तो इलेक्शन कमीशन को सियासी पार्टियों का दलाल बताकर सनसनी ही फैला दी। अपने जेरे इक्तदार रियासत में कमीशन की जानिब से कई जिला अफसरान के तबादलों पर ममता का कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन में हिम्मत हो तो वो गुजरात में ऐसे कदम उठाकर दिखाए। ইলেকশন কমিশনের চক্রান্ত, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের চক্রান্ত, কংগ্রেস দলের চক্রান্ত, বিজেপি দলের চক্রান্ত, সিপিএমের চক্রান্ত। আমি একা লড়ব, মানুষের মতো মানুষ হয়ে আমি আপনাদের চক্রান্ত কেয়ার করি না। लेकिन अफसोस कुछ पार्टियों के मामले पर कमीशन खामोशी इख्तियार कर लेता है। आलमी समय के लिए मासूम सिद्दीकी की रिपोर्ट। नाजरीन, अभी आप देख रहे थे एक रिपोर्ट जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से किसी भी जमात का लीडर किस तरह की जबान का इस्तेमाल कर रहा था। जाहिर सी बात है, इस तरह की जबान का इस्तेमाल आम जिंदगी में नहीं होना चाहिए और इसकी मजम्मत होनी चाहिए। बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानना चाहते हैं कुर्बान अली साहब से, जिनका एक बड़ा लंबा सहाफत का करियर रहा है, कि इस तरह की जो चीजें आज की सियासत में आई है उसकी क्या वजह है और क्या इसके बगैर सियासत नहीं की जा सकती। कुर्बान साहब। फैसल अली साहब, बदकिस्मती ये है कि जब आइडियोलॉजी का फुकदान हो जाए, जब पॉलिसीज का फुकदान हो जाए, जब आपके पास कहने के लिए कुछ ना हो, जब आप डेवलपमेंट के नाम पर इलेक्शन लड़ने की बजाय जात, बिरादरी और मजहब की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ें और ये कोशिश करें कि किस तरह से आप किसी खास जात या बिरादरी या मजहब के वोट हासिल कर सकते हैं, तब इस तरह की जुबान का इस्तेमाल होता है। मैं यहां आपको बताना चाहूं कि 52 से हमारे यहां पार्लियामानी सिस्टम शुरू हुआ, इलेक्शन शुरू हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू मुल्क के मुमताज रहनुमा थे, सबसे ज्यादा जिसको कहना चाहिए काबिल एहतराम रहनुमा, लेकिन जनसंघ भी थी उनकी मुखालिफ, सोशलिस्ट पार्टी भी थी, कम्युनिस्ट पार्टियां भी थी। जाती हमले नहीं होते थे। नेहरू की पॉलिसियों पर उनके बदतरीन मुखालिफ थे डॉक्टर लोहिया। सन 63 में जब वो लोकसभा में पहुंचे तो पहली मर्तबा नो कॉन्फिडेंस मोशन नेहरू गवर्नमेंट के खिलाफ आया। लेकिन एक लफ्ज तो आप बता दीजिए कि जो अनपार्लियामेंट्री हो। पूरी तरह से हमला करते थे, जातियात पर नहीं, पॉलिसीज पर, कि आपने चीन के सामने सरेंडर किया, इस पर पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया
नेहरू गवर्नमेंट को और नेहरू साहब को खुद को एज ए वजीर आजम, लेकिन किसी घटिया जबान का इस्तेमाल नहीं किया। आज हो ये रहा है कि वो लोग या तो शायद उन्हें वो पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं है, या वो लोग महरूम है उन सारी चीजों से, और जिसे मैं कहूंगा एक तरीके से कि ये फुकदान है कि जब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है तो आप इस तरह की घटिया बातें करते हैं जो जमहूरियत के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। और हिंदुस्तान, जिसकी इस बात के लिए तारीफ की जाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है हम, और पिछले 65 वर्षों से लगातार यहां जमहूरियत मजबूत हुई है, परवान चढ़ रही है। तीसरी दुनिया में ऐसा कोई मुल्क आपको नहीं मिलेगा कि जहां जमहूरियत इतने बेहतर ढंग से मजबूत हुई हो, लेकिन ये उसका अगली फेस है, ये बदनुमा चेहरा हम देखने को मिल रहा है और ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं। आपने एक बात बहुत अहम की कि जिस आजकल चूंकि फिलॉसफी का, आइडियोलॉजी का, प्रिंसिपल का फुकदान है, उसकी कमी है, वो नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के पास। और दूसरी बात यह कि ट्रेनिंग की भी कमी है। तो इस तरह की चीजें आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नुमाइंदा शाहिद आजाद साहब, और ये वो पार्टी है जिसके बारे में अगर ये कहा जाए कि ये लोग सीधे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आए हैं और शायद इनकी पूरे तौर पर ट्रेनिंग नहीं हो पाई है, और शायद यही वजह है कि इनके एक वजीर के ऊपर इसी तरह के जबान का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा है। तो गलत नहीं होगा। शाहिद साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके यहां भी जो इस तरह की जबान शुरू की गई है और हमेशा वक्तन फवक्तन वो बात होती है, क्या वजह है? बहुत जमीन से उठ के आए थे, लेकिन उसके बावजूद पॉलिसीज की बात करते थे, लेकिन आज वो भी उसी जबान के ऊपर आ गए हैं जो दूसरी पार्टियां कर रही हैं। शाहिद साहब, देखिए, ऐसा है कि पहले तो इस पूरे प्रॉब्लम को समझना होगा कि आखिर ये मामला जो है वो कहां से शुरू हुए। ये पॉलिटिकल पार्टीज जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कि हिंदुस्तान में कहती हैं कि हिंदुस्तान को हम एक डायरेक्शन देंगे, वो चाहे अपनी आइडियोलॉजी के बेसिस पे कहती हों, इन पॉलिटिकल पार्टीज ने बेसिकली अपने पावर को जो सीख करने के लिए जो उसका मीन्स, इनकी बात तो मुझे समझ में आती है, लेकिन आप लोग तो दूसरे प्रिंसिपल से आए थे। जो मीन्स को जो इन्होंने अडॉप्ट किया है जी, पोलराइजेशन, उस पोलराइजेशन की हद में, उसमें किसी भी हद तक ये जाने को तैयार है। कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने ताक पे रख दिया, और इसमें गौर करना होगा, इलेक्शन कमीशन को भी देखना होगा कि आपका इशारा किस पार्टी की तरफ है? मेरा इशारा बीजेपी कांग्रेस दोनों की तरफ है। जी जी। अगर कांग्रेस का कोई लीडर कहता है कि साहब जो है किसी एक शख्सियत के ऊपर कहता है कि उसको बोटियां कर दी जाएंगी, दूसरी तरफ एक चीफ मिनिस्टर जो है उसका जवाब देता है कि यह देखना पड़ेगा कि बोटियां किसकी होंगी। एक चीज तो तय है कि किसी इंडिविजुअल का या किसी कम्युनिटी की बोटियां हो या ना हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की तुमने बोटियां कर दी। कॉन्स्टिट्यूशन को जो है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने यह एस्टैब्लिश कर दिया है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन में वो बिलीव नहीं करते हैं। वो अपने पावर को पाने के लिए। शाहिद आजाद साहब, आप दूसरी पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन आपके खुद के जो रहनुमा हैं, आपके खुद के जो कायद हैं अरविंद केजरीवाल, वो तो खुद अनारकी की बात करते हैं। और उसका हम लोगों ने देखा है नतीजा कि किस तरह से सोमनाथ भारती ने बात की, किस तरह से राखी बिरला ने बात की। तो आपके यहाँ भी कोई फर्क नहीं है? सोमनाथ भारती के एपिसोड के लिए तो मैं कहूंगा कि मीडिया खुद अपने आप अंदर झांक कर देखे। क्यों? सारी चीज ऑन एयर है, मीडिया खुद झांक कर देखे। पूरे एपिसोड को मीडिया ने जिस तरह से डिस्टॉर्ट करके, हमारे पास भी फिल्म मौजूद है और मीडिया के लोगों ने ही दिया है, जिस तरह से कुर्बान साहब कुछ कह रहे हैं। कुर्बान साहब कुछ आप लोगों ने माफी मांगी ना कि हाँ ये गलत हुआ। ऑफिशियली योगेंद्र यादव ने टीवी चैनल पर एज ए पार्टी स्पोक्समैन माफी मांगी, इंडिविजुअल नहीं, कि हाँ ये गलत हुआ। तो जो गलत हुआ उसको तो मान लीजिए ना। नहीं, जो पार्ट गलत, जिस पार्ट को गलत करने, मेरे ख्याल से शाहिद आजाद साहब, वक्त इस बात का है कि अगर कहीं किसी से गलती होती है तो उसके लिए कहीं से न कहीं थोड़ी शर्मिंदगी होनी चाहिए, और माफी मांगने में कोई एतराज नहीं। जब आप पब्लिक डिस्कोर्स में होते हैं तो कभी कभी जबान फिसल सकती है, फिसल जाती है, लेकिन उसके लिए माजरत करनी चाहिए, उसके लिए माफी डिफेंड नहीं करना। हमारा तो कन्वीनर जो है उसने हर जहां वो गलत नहीं भी होता वहां भी माफी मांगता है। कहिए इस बात को जी। हमारा तो कन्वीनर जहां गलत नहीं होता, थप्पड़ भी खाता है, उसके बाद भी माफी मांगता है जी। थप्पड़ मरवाने वाली ये दोनों पार्टीज जो है ये उस तरह से स्ट्रांग कंडेम भी नहीं करती हैं। बीजेपी और कांग्रेस जिन्होंने जो बौखलाहट में जो है, ये अपने बौखलाहट में ये किसी भी हद तक जाने को तैयार है। चाहे उत्तर प्रदेश को गुजरात बनाना हो उसके लिए भी तैयार है।
चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं विजय कुमार जौली साहब, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और अपनी बात बहुत मजबूती से कहते हैं। जौली साहब, आपके ऊपर अभी इल्जाम लगाया शाहिद आजाद साहब ने आम आदमी पार्टी के कि आप लोगों के पास कोई पॉलिसी नहीं है और आप लोग इसी तरह की राजनीति करके पावर में आना चाहते हैं। एक दूसरा मेरा सवाल यह है कि अगर इमरान मसूद ने कोई बात कही तो वो एक पार्टी के नुमाइंदा हैं, अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने गलत किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर उसी तरह की जबान का इस्तेमाल करती है तो ये कितना सही? देखिए, मैं सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी और देश की और दुनिया की जनता को एक वक्तव्य जरूर देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी हिंसा में विश्वास नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार या 5 बार थप्पड़ पड़ने की घटनाओं की भरसक निंदा करती है। हमारा मानना है कि राजनीति के अंदर लंबा क्यों गिनवाया? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 वो बार? इसलिए मैं अभी बताता हूं आपको। वो इसलिए बताया कि आज जरूरत है आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को आत्मचिंतन और आत्म मंथन करने की। ये जिस प्रकार से थप्पड़ पड़ रहे हैं, हम इसके बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ धोखाधड़ी करी है, उससे प्रेरित होकर कल की घटना में तो आश्चर्य रह गया जब एक स्कूटर चलाने वाले गरीब स्कूटर चालक ने हार पहनाकर अरविंद केजरीवाल जी पर हाथ छोड़ दिया। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से यह प्रार्थना करता हूं, दूसरे सारे भ्रष्ट हैं और आम आदमी पार्टी बिल्कुल दूध की धुली है, ऐसा मत करिए। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो बार बार इन घटनाओं की पुनरावृत्ति होने से राजनीति के अखाड़े में काम करने वाले सारे राजनेता कहीं ना कहीं डरने लग पड़ेंगे कि पता नहीं कब कौन किसके ऊपर हाथ छोड़े। और दूसरी बात, अभी मैंने ये जो कांग्रेस के नेता इमरान मसूद साहब का उस दिन भाषण सुना, नरेंद्र मोदी की बोटियां कर दूंगा, ये तो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत लोकसभा चुनावों के उम्मीदवार हैं। और मुझे तभी याद आया, और आपके चैनल ने भी आज उस आदरणीय सोनिया गांधी जी के उस वक्तव्य को दिखाया नहीं जिसमें उन्होंने पूर्व में नरेंद्र मोदी जो गुजरात के चुने हुए मुख्यमंत्री थे, उनको मौत का सौदागर कहा था। मेरे अगर किसी नेता ने कहीं पर भी कोई भाषण भड़काऊ दिया हो तो हम उसकी भर्त्सना करेंगे, लेकिन आज जिस प्रकार से चैनल्स के ऊपर अमित शाह को टारगेट किया जा रहा है, अमित शाह ने किसी का खून बहाने की बात नहीं कही, अमित शाह ने किसी के ऊपर हाथ छोड़ने की बात नहीं कही, अमित शाह ने किसी पर हिंसा की बात नहीं करी। अमित शाह ने यह कहा है लोकतंत्र के अंदर अगर गुस्सा व्यक्त करना है, आपको अगर गुस्सा है तो वो बटन दबाकर आप अपने गुस्से का इजहार करते हैं। अमित शाह ने किसी संप्रदाय विशेष के ऊपर कोई अटैक नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर जौली साहब, आपने अपनी बात कह ली। हमारे साथ कांग्रेस के नुमाइंदा नदीम जावेद साहब हैं। नदीम जावेद साहब से जानना चाहते हैं कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया इमरान मसूद साहब के, क्या वो जरूरी था? जो आपने डिबेट जहां से शुरू की थी वहां से 1-2-3 बातें बड़ी अहम है। एक तो जुबान के ताल्लुक से आपने बात की और आपने कहा कि अदबी जुबान का इस्तेमाल या अदबी गुफ्तगू सियासत में बिल्कुल नहीं हो पा रही है। गालिब का एक बड़ा अच्छा शेर है कि हर एक बात में कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। जो बुनियादी बात है वो ये अदबी गुफ्तगू की तो बात ही नहीं है। यहां तो बात यह है कि आप कम से कम थोड़ी बहुत मेयारी और थोड़ी बहुत सतही बातों से ऊपर उठकर अपनी बातचीत कर ले। इमरान मसूद साहब के ताल्लुक से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। इमरान मसूद ने जो कहा वो 6 महीने पहले की वीडियो है, ये जाहिर हो चुका है। इमरान मसूद साहब उसके लिए जेल भी हुआ है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि भारतीय नदीम साहब आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नदीम जावेद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इमरान मसूद के बयान के हवाले से, बातचीत उन्हीं से शुरू करेंगे। लेते हैं एक ब्रेक।
फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। मैं चाहे हिंदू की बेटी हूँ, चाहे हूँ मुसलमान की, हम ऐसे एक हैं जैसे हो बेटी एक ही माँ की। है दामन साझा, ख्वाबों के सितारे इसमें जड़ते हैं, बराबर भी है हम और साथ में आगे भी बढ़ते हैं। पता है मेरे घर में खुल गई ख्वाबों की खिड़की है, मैं उसमें झांकती हूँ, एक नई ही दुनिया दिखती है। बुजुर्गों ने जो सींचे थे नई उम्मीद के पौधे, वो देखो लहलहाने लग गए हैं बातों बातों में। नया एक हौसला मुझ में है, आहट नन्हे पाँव की, अपनी तकदीर की गुल्लक भरे हर लड़की गांव की। नजर न तुम लगाओ यूं बदलती मेरी दुनिया को, चलेंगे साथ मिलके हम, है मेरी जिंदगी में रोज नया कदम। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी को वोट दें। फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। भारत के मजबूत हाथ, हम सब हैं एक साथ। मजदूर है भारत के मजबूत हाथ। मजदूर भाई बहनों को मिलेगी मुफ्त दवाइयाँ और इलाज की सुरक्षा, साथ में पेंशन की गारंटी भी। कांग्रेस की टीम है आपके साथ, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे नदीम जावेद साहब से, जो कांग्रेस के नुमाइंदा हैं, और वो बता रहे थे कि क्या वजह थी। वो जाहिर सी बात है अपनी पार्टी और अपने कैंडिडेट का दफा कर रहे थे कि इमरान मसूद साहब ने वो जो उनका जो जुमला है वो क्यों कहा। नदीम साहब नहीं, उन्होंने जो कहा वो इलेक्शन में सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि उन्होंने सही किया या गलत किया। नहीं, बिल्कुल देखिए, वो तो कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने कह दिया कि उन्होंने गलत किया और उसके लिए वो जेल भी हुआ है। लेकिन जो बुनियादी बात कुर्बान भाई ने जो कही थी वो ये थी कि पंडित नेहरू ने अगर इस मुल्क की सियासत शुरू करी, उनके खिलाफ भी लोग थे, मगर जब लोग खिलाफ थे तो इश्यूज पर बात होती थी। लेकिन आज बात इश्यूज पर नहीं हो रही है, और इसलिए नहीं हो रही है अमित शाह जैसे इंसान को, जो पूरी तरह से कम्युनल पोलराइजेशन के लिए गुजरात में जाने जाते हैं और देश में जाने जाते हैं, उनको अपनी ये तो आप कहते हैं तो नहीं मानते। नहीं, वो क्यों नहीं मानते? मैं अपनी बात को क्यों मानेंगे? और वो सुने हुए हैं, गुजरात की जनता ने उनको तीसरी बार एमएलए बनाया है। इनके रहमो करम पे नहीं है, कांग्रेस के रहमो करम पे नहीं है, कांग्रेस के उम्मीदवार को गुजरात के चुनावों में हराया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये कातिल हैं और बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है, सच है। अभी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ ने उनको बिल्कुल बिल्कुल जमीन भाई, आप अगर कातिल मेरे नेता को कहेंगे तो मैं कैसे, मैं कहूंगा अगर सोनिया गांधी जी ने कहा नहीं कहा मौत के सौदागर मेरे, हाँ सोनिया गांधी जी ने कहा तो सही कहा, और आप मेरे नेता को अगर ये मेरे नेता को कातिल बोलेंगे, मैं बिल्कुल मैं कहूंगा राहुल गांधी कातिल है। वो गलत कह रहे हैं आप। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा होता तो मिस्टर अमित शाह विधायक नहीं रहते। जॉली साहब आपने बात कह ली। जॉली साहब आप सही आप गलत कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। क्या मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन, एक सवाल आपने इमरान मसूद को डिस्क्वालीफाई किया, आपने किया नहीं किया इन्होंने। ये उनको, ये मेरे नेता को कातिल कहेंगे, ऐसा कैसे चलने देंगे ना। नरेंद्र मोदी कातिल है, कौन पता करेगा? राहुल गांधी क्या है, सोनिया गांधी क्या है? आप डिबेट तो ये डिबेट का आप रुक चेंज करें। अगर आप मेरे नेता को कातिल कहेंगे, बिल्कुल आप सोनिया गांधी जी कहती हैं नहीं, एक मौत के सौदागर आपने ये चरण रखे हैं। इमरान मसूद ने बोटी करने की बात कही है। राजा ने क्या बोला? आप अभी इमरान मसूद को जेल आपने नहीं भेजा, जेल ना कोर्ट ने भेजा, कांग्रेस पार्टी ने नहीं भेजा। कांग्रेस पार्टी हमेशा पोलराइजेशन करती रही है, मुसलमानों को गुमराह करते रहे। अब मुसलमान आपकी इस अब साजिश में आने वाले नहीं है। जॉली जी एक मिनट,
नाज़रीन, आप देख रहे हैं जिस बात के ऊपर हम बहस कर रहे हैं वो बात यहां भी शुरू हो गई, वो बात यहां भी शुरू हो गई, और जिस तरह से एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रही है, हम इसी में बातचीत कर रहे हैं। क्या ये कल्चर हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए बेहतर है? कोई किसी को कातिल कह रहा है, कोई किसी को गुनाहगार कह रहा है, कोई किसी को मौत का सौदागर कह रहा है। इसी मौजूद पर बात कर रहे थे, लेकिन इस बीच में कुर्बान अली साहब कुछ कहना चाह रहे थे। कुर्बान साहब। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या अमित शाह गुजरात से तड़ी पार नहीं किए गए? उनको सुप्रीम कोर्ट ने इस इंस्ट्रक्शन के तहत तो वो बाहर नहीं रहे। दूसरी चीज देखिए, राजनीतिक वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला आप लगाएं, चलाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो ऐसी बॉडी है कि जिसकी इज्जत करनी चाहिए हर शख्स को, हर जमात को, और वो एक अलग बॉडी है। उसने अब मुकदमा कायम किया है अमित शाह के ऊपर। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने तो मुकदमा किया नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ने अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए या नहीं? बहस इस पर होनी चाहिए। और अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है तो उसकी वजह क्या है, ये हम जानना चाहते। देखिए, मैं कुर्बान अली साहब का बहुत अदब से मैं इनका बहुत ज्यादा इनकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं इनको करेक्ट करना चाहता हूं। जी, अमित शाह, गुजरात की जनता ने तीसरी और चौथी बार उनको विधायक बनाया, और रिकॉर्ड मतों से, कोई 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख से नहीं, 2 लाख ज्यादा वोटों से वो और दूसरा सही कह रहे हैं, वो तो सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को भी बनाया। साहब, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। चलिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेस चल रहे हैं उन केसेस के अंदर दखल अंदाजी नहीं हो, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब तक केसेस चलेंगे हमारा आपको ये डायरेक्टिव है कि आप गुजरात में नहीं रहेंगे, तो उसको तड़ी पार करना नहीं बोला जाता। तो क्या बोला तड़ी जाता? पार करना तब बोला जाता जब जो इन मेरे कांग्रेस के मित्र ने उनको जब हत्यारा कहा तो उनको अपनी विधायकी भी उससे वंचित होना पड़ता। अभी कोर्ट देखिए जब तक कोर्ट केस चलता है, till the time you are declared guilty, no court of law has ever indicted अमित शाह। इसलिए आप कहें वो प्रताड़ित है, अमित शाह ने किसी भी मजहब, जाति के खिलाफ अपना कोई जाति सूचक का शब्द नहीं कहा, लेकिन आप उनके बारे में अगर आपत्तिजनक बातें टीवी के चैनल पे सोनिया गांधी जी कहें मौत के सौदागर हैं, तो सुप्रीम मैं तो मानता कि सोनिया गांधी जी को भी प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए था। क्या हुआ? आपकी बात का जवाब नहीं, और उसके बाद तो फिर नरेंद्र मोदी दोबारा जीत गया है। आपने इनकी बात का जवाब नहीं दिया। इस बार इन्होंने कहा तड़ी पार, नहीं इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। देखिए, कुर्बान अली साहब जी, मैं आपको यह भी बता दूं, जो एफआईआर दर्ज हुआ यूपी में, वो समाजवादी पार्टी जो वहां पर अपने आप को बहुत बड़ा हितैषी बताती है मुसलमानों का, उनके डायरेक्शन से हुआ है। करेक्ट, वहां के देखिए शामली और बिजनौर में जो दर्ज हुआ है इलेक्शन कमीशन ने 100 वोट किया है। आदमी कहीं पर भी जा सकता है। किस सरकार ने एफआईआर दर्ज किया? किस सरकार ने किया? इलेक्शन कमीशन का सरकार तो मतलब इलेक्शन कमीशन अगर करता है, देखिए अमित शाह जी ने बिल्कुल भी किसी भी संप्रदाय, किसी के बारे में कोई जाति सूचक शब्द नहीं कहा। उन्होंने खून बहाने की बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि बटन दबाकर अपने मन का जो क्रोध है उस बदले को कहीं ना कहीं तो दुनिया परिलक्षित करेगी। जॉली साहब, अभी आपने कहा कि इलेक्शन अमित शाह जीते, 3 मरतबा जीते, या नरेंद्र मोदी कई मरतबा इलेक्शन जीते। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि विनेबिलिटी इस चीज की क्राइटेरिया है, विनेबिलिटी डिसाइड करेगी कि कौन कल्प्रिट है कि नहीं है? हाँ, मैं इसका जवाब देता हूं। मेरा सवाल पहले, फिर आप जवाब दीजिएगा। जॉली साहब, थोड़ा सारे इस कैंप में जितने लोग हैं जिनके ऊपर आपने, नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले 1 साल से मजाक बना रखा है हिंदुस्तान में, बोल लीजिएगा। कभी कोलगेट की बात करते हैं, कभी इसकी बात करते हैं, सबको चोर बेईमान उन्होंने बना दिया। बगैर मैंडेट लिए हुए आपको क्या हक पहुंचता है अगर आप ये जवाब दे रहे हैं अमित शाह को क्लीन चिट दे रहे हैं, या नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने बैलेट बॉक्सेस पे जीता है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का, क्या इसी नजरिए से आपने सारे बेईमानों को जिनके ऊपर एलिगेशंस थे एक एक करके सबको टिकट देते चले गए? आप जो कांग्रेस छोड़ के आपके पास आए, आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है, आपका सिर्फ एक मैनिफेस्टो है हिंदुस्तान को डिवाइड कर किसी तरह से भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। आपने कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाया। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए मैंडेट मांगा जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक नई चीज लेकर आप आए हैं जिसका
ये कॉन्स्टिट्यूशन शायद नागपुर से आपने लिखा है, जहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं एक लॉयर हूं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आर्टिकल 74 कहता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अगर आप इतने ईमानदार हैं तो नरेंद्र मोदी साहब बताएं, देश की जनता जानना चाहती है कि उनके मिनिस्टर्स कौन होंगे। वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर मैंडेट मांगे, फिर बताए कि पब्लिक की जो है आप कितने ईमानदार। आपने आप आम आदमी पार्टी, एक सवाल और बोलिएगा, जो दिल्ली में 48 दिन में जिसका लिफाफा फट गया, हेलो एक मिनट, जो आम आदमी पार्टी, जॉली साहब एक मिनट रुक जाइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? दोनों की बात का जवाब दे दीजिए। सिर्फ एक बात कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए पहले तो इन्होंने डेवलपमेंट की बात की, उन्होंने ये बात सुनने फिर जवाब, इन्होंने कहा, और थोड़ा इंटेलेक्चुअली डिबेट चीखने चिल्लाने से बात में वजन नहीं आ जाता, इंटेलेक्चुअल टू द पॉइंट बात करिए। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि, और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने प्रधानमंत्री का प्रत्याशी घोषित किया, वजीर आजम बनाने की बात की, और ये कहा कि अगर हम देश में आएंगे तो गुजरात का ये डेवलपमेंट का मॉडल है और हम उसको पूरे देश में इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने और दूसरी सियासी जमात के लोगों ने भी ये सवाल उठाया कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें गुजरात देश में 12वें नंबर पे है। जो कांग्रेस के स्टेट रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, वो हर मामले में गुजरात से बेहतर है। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है जहां तक प्लानिंग कमीशन के हिसाब से। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल विचार, जिसको हम लोग कहते हैं, जो उनका थॉट प्रोसेस है, उसमें फाइनली कम्युनल पॉलिटिक्स है, और अमित शाह उस कम्युनल पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। वसुंधरा राजे जी ने उसको ताकत देने का काम किया है। 7 तारीख को उनका मैनिफेस्टो आया है, वही पुराने मुद्दे, आर्टिकल 370, राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड, मुद्दों को तो पीछे कर दिया है। नहीं, अरे एकदम बिल्कुल उस मुद्दे को बिल्कुल पीछे किया। 41वें पेज 2004 में जो मैनिफेस्टो आया था बीजेपी का, उस 2004 के मैनिफेस्टो में कॉमन सिविल कोड नहीं था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का थोड़ा असर हो गया था उस टाइम पे। तो उसकी वजह से वापस ये जो कोर थॉट है, जो कम्युनल आइडिया है, उसके साथ वापस आ रहे हैं, और पूरी कोशिश ये है वेस्टर्न यूपी में खासतौर से कि पोलराइज किया जाए और अमित शाह उसी को आपने अपनी बात कही। देखिए मेरा ये मानना है, जो मेरे कांग्रेस के मित्र नदीम साहब ने और शाहिद भाई ने बोला, एक मिनट जॉली साहब, एक मिनट, एक सवाल का जवाब उन्होंने मांगा था, वो भी आपने जवाब नहीं दिया। क्या कि आप दोहराइए? अमित शाह के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने मैंने क्लियर किया ना, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपने सुना नहीं? गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप थोड़ी तय करेंगे, आपका चैनल थोड़ी तय करेगा, कुर्बान अली थोड़ी तय करेंगे कि किसकी गिरफ्तारी हो, ये तो भारत का संविधान तय करेगा। और दूसरा, कुर्बान अली साहब ने कही, शाहिद भाई ने कही, नदीम भाई ने भाई, मैंने इनकी बात बड़े आराम से अदब से सुनी। मेरा यह मानना है, लोकतंत्र के अंदर जनता का मत सबसे बड़ा वर्डिक्ट हुआ करता है। जनता जब अपना मतदान पेटी के अंदर जो अपना वर्डिक्ट देती है, जो अपना मत व्यक्त करती है बटन दबाकर, वो सबसे बड़ा जनता का विश्वास राजनेताओं या सियासत के लोगों पर होता है। और अगर गुजरात की जनता ने अमित शाह को 3 बार मत पेटी के द्वारा चुना है, तो ये उनकी शख्सियत, ये उनकी प्रसिद्धि, ये उसका एक अजाब है। और आप आम आदमी पार्टी जो हमेशा कहती रही, हम तो लोगों के पास जाते हैं, हम तो लोगों से निर्णय लेकर फिर उनको करते हैं। दिल्ली में आप 3 लाख अपनी कार्यकर्ताओं में निर्णय करते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी को आपने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी कहा, नदीम साहब की कांग्रेस पार्टी को, उसके साथ आम आदमी पार्टी ने गठजोड़ कर हाथ मिलाकर और दिल्ली में मुख्यमंत्री की सीट पर आप काबिज हुए। जो मौलाना तौकीर साहब के ऊपर बहुत से क्रिमिनल केसेस यूपी के अंदर हैं, उनके साथ आपके नेता वोटों की खातिर मुसलमान जमात को गुमराह करने के लिए आप राजनीति करते हैं, तब सब कुछ ठीक है। आपके लिए बाकी सारे बेईमान है और आप बहुत बड़े ईमानदार हैं, तब तक ठीक है। मैं इनकी बात सुनता रहूं कि मेरे नेता कातिल है, तब तक सारी बात ठीक है। लेकिन आपका चैनल दिखाता, सोनिया गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था? तो सोनिया गांधी को अरेस्ट होना चाहिए था। अगर सोनिया गांधी ने ठीक कहा था तो वसुंधरा राजे ने भी ठीक कहा है, वसुंधरा राजे ने भी ठीक कहा है। देखिए, आप बोलिए ना उसके ऊपर, आप बताइए। जॉली साहब, आपने कॉमनल राजनीति कर रहे हैं, आप बात करते हैं असल एजेंडे पे, आप असल एजेंडा। और भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या हो, ये हम क्या करेंगे, कांग्रेस के नेता नहीं करेंगे। 10 मई को रिजल्ट उसके बाद आएंगे, तब पता लगेगा। हाँ, मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, दोबारा प्रधानमंत्री, और आपका तो प्रधानमंत्री पद भी ना कोई। कांग्रेस पार्टी बताए कौन है आपका प्रधानमंत्री
पत्र उम्मीदवार सोनिया जी है, मनमोहन सिंह जी है, या राहुल गांधी जी है। इनका चला नहीं राहुल का फंडा चला नहीं। और ये जो सारी सीटों पर अपने लोग नहीं खड़े कर सके, अरविंद केजरीवाल जिसको खड़ा उसके ऊपर ये उसको प्रधानमंत्री बनाना नहीं होने वाला। ना कांग्रेस का एजेंडा, ना आम आदमी पार्टी का एजेंडा, बीजेपी का एजेंडा। मोदी बनेंगे, मोदी भारत के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे और सारी जमातों को साथ लेके चलेंगे, विकास का काम करेंगे। आपकी तरह मुसलमानों को गुमराह नहीं करेंगे, आपकी तरह मुसलमान गुमराह नहीं करेंगे। मैं मुसलमान बहनों से कॉम्युनल एजेंडा। आजाद साहब, जॉली साहब, ये आप जॉली साहब देखिए, थोड़ा सा शिष्टाचार दिखाइए, थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाइए। हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ कांग्रेस पार्टी ने अन्याय किया है, उनके पिछड़ेपन के लिए, उनकी बेरोजगार के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया है। जॉली साहब एक मिनट, शाहिद नदीम, शाहिद साहब, आप नाज़रीन देख रहे हैं गर्मा गर्म बहस। जिस बात को हल करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं उसी का एक मंजर आप यहाँ पे देख रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे से ये लोग उलझ रहे हैं, किस तरह की जबान का इस्तेमाल किया जा रहा है। बातचीत में यहां तक जॉली साहब ने कहा कि अगर सोनिया गांधी ने कहा है वो ठीक है तो जो वसुंधरा राजे ने कहा वो भी ठीक है। मेरे ख्याल से इस तरह की डिस्कोर्स का, इस तरह के बयानात का हिंदुस्तान की जमहूरियत में कोई जगह नहीं है। यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुर्बान अली साहब से जानना चाहेंगे कि जब जॉली साहब ये कह रहे हैं कि तौकीर रजा से मिले आम आदमी पार्टी के लोग, तो बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं और रिलीजियस लीडर्स हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इंडोर्स कराती है और उनके ऊपर भी दर्जनों केस हैं। लेते हैं एक ब्रेक। जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। वोट वर्ल्ड में ना 3 चीजों की बड़ी कमी है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और ये एंटरटेनमेंट है। बुद्धा जी, अच्छा बता दिया, नहीं तो गोद में बैठ जा। जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी आवाज देश के कानों तक पहुंचे। तो वक्त आ गया है उन लोगों को बताने का कि अगर वो बोलना नहीं चाहते तो हम भी कुछ सुनना नहीं चाहते। जरा ठीक से समझाइए सर। वोटर आईडी कार्ड है आपके पास? नहीं है सर। है? एक काम कर, इधर आके शॉट रेडी है सर। आपको सुनाई नहीं देता क्या? मैं कब से आपसे शक्कर मांग रही हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आई लव यू। इधर आके फिर से बोल। शॉट रेडी है सर। सुनाई नहीं दे रहा है सर। अरे आई लव यू यार। कमाल है यार, दोनों कानों से सुनाई नहीं दे रहा। जी पागल है क्या? आंटी पहले वोटर आईडी बनवा लीजिए। अच्छा बाबा, वोटर्स आईडी बनवा लूंगा। बात समझ में आई? शर्म कर, जाकर वोटर आईडी बना। ठीक है सर। जा। We are very proud of you, sir. जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। भारत के मजबूत हाथ, हम सब हैं एक साथ। महिलाएं हैं भारत के मजबूत हाथ। महिलाओं को मिलेगा जीविका के लिए 1 लाख रुपए तक का आसान लोन और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स में होंगी 25% महिलाएं। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। नाज़रीन, खुली बहस में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक में जाने से पहले आप देख रहे थे गर्मा गर्म बहस। हर सियासी पार्टी का जो नुमाइंदा है वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो बहुत डिसिप्लिन है और उनका लीडर जो है वो पाक साफ है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक साहब वो भी मौजूद हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की सियासत को लंबे वक्त तक देखा है और हर पार्टी की सियासत को देखा है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी बातचीत में जॉली साहब ने कहा कि आम आदमी के लीडर तौकीर रजा साहब जिनके ऊपर बहुत सारे केस हैं उनसे सपोर्ट मांगते हैं और दूसरे ऐसे लोगों से सपोर्ट मांगते हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। क्या कुर्बान साहब, भारतीय जनता पार्टी भी किसी इस तरह के लोग से सपोर्ट मांगती है या इस मामले में कम से कम भारतीय जनता पार्टी पाक साफ है? एक तो मैं ये कहना चाहूंगा फैसल अली साहब कि जिस मकसद से आपने ये डिबेट की थी और जो आपने शुरुआत में बताया था कि क्या हो रहा है और कितना नीचे चली गई है सियासत,
उसका क्लासिक नमूना अभी आपने स्टूडियो में देख लिया। जो वहां हो रहा है पब्लिक मीटिंग्स में, वही टीवी स्टूडियो में हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि अब इस पे बहस हो सकती है रिलेटिव टर्म्स में कि डिग्री के कौन कितना बड़ा है और कितना यानी आप ये कह रहे हैं हमाम में सब नंगे हैं, लेकिन थोड़ा कोई किसी में डिग्री का फर्क है। जी हाँ। देखिए, ये जो बात होती है इलेक्शन के दौरान, अगर इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संघ परिवार का हिस्सा कहती है। विश्व हिंदू परिषद के सारे साधु संत उसके चुनाव में रहते हैं, बहुत सारे उम्मीदवार भी बने हैं, साक्षी महाराज से लेकर के चिन्मयानंद और दूसरे लोग, और वो दूसरे और जो धर्मगुरु हैं उनका भी सहारा ले रहे हैं। लेकिन इसमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो दिल्ली के इमाम के पास पहुंचे और उनसे मदद की गुहार की, और उनसे अगर आप मदद ले रहे हैं तो फिर क्या आप ये कॉम्युनलाइज नहीं कर रहे हैं या आप इसको पोलराइज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? और देखिए, माफ करें मुझे आम आदमी पार्टी के लोग भी, कि वाकई जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली से गए बरेली और तौकीर रजा के कदमों में बैठ करके उनकी हिमायत हासिल करने की कोशिश की थी उन्होंने, और बाद में उन्हें रिट्रैक्ट करना पड़ा, तो अगर ये इस मुल्क की सियासत यही धर्मगुरु चलाने वाले हैं जो दुकानें लगाते हैं और जो हर इलेक्शन में हर पार्टी से एक नए अंदाज में सौदेबाजी करते हैं, तो फिर तो इस मुल्क का खुदा ही मालिक है। ये तो नहीं कहा, ये तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि कोई भी रैंसम पर ले लेगा, कोई रिलीजियस लीडर, कोई भी कम्युनल एजेंडा। एक और सवाल बहुत अहम है कि जिस तरह से लोग जाते हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल गए, चाहे इमाम बुखारी से हिमायत हासिल की कांग्रेस ने, क्या आपको लगता है कि ये जो लीडरान हैं, सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स हैं, एक तो इनकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है या इनकी जो नॉलेज है उस पर सवाल उठते रहते हैं कि वो उस लायक है भी नहीं। सवाल किया आपने। क्या इनकी कोई सियासी अहमियत है? कोई लोग वोट देता है इनकी? इसका क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। 1984 में जामा मस्जिद के बड़े इमाम, इनके वालिद साहब मरहूम, उन्होंने सिकंदर बख्श की हिमायत का ऐलान किया, और ये वो वक्त पीरियड था कि जब पता चल जाता था कि हर पोलिंग बूथ पे किसको कितने वोट मिले। तो जामा मस्जिद के पोलिंग बूथ पर इमाम सिकंदर बख्श को सिर्फ 1 वोट मिला। तो बहस इस पे हुई कि ये बड़े इमाम का था कि छोटे का था कि उसकी बीवी का था कि मां का था कि बेटे का था कि बेटी का था। तो ये तो क्रेडिबिलिटी है। और आप देखिए कि ये एक तो शाही इमाम कहना गलत है मेरी नजर में, शाही मस्जिद के इमाम है वो, और वक्फ बोर्ड से तनख्वाह लेते हैं। दूसरी चीज, 77 में पहली बार इनका इस्तेमाल किया, उसमें माफ करें मुझे जौली साहब, इनके आदरणीय नेता भी अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने भी इमाम बुखारी का समर्थन लिया था। और दिल्ली की रामलीला मैदान में जो जनता पार्टी सरकार बनने के बाद पहली मीटिंग हुई थी, उसमें उस रैली को इमाम बुखारी ने भी संबोधित किया था, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। उसके बाद सन 80 में एच.एन. बहुगुणा साहब ने उनसे सौदेबाजी की कांग्रेस के लिए, क्योंकि वो उस वक्त कांग्रेस में चले गए थे, और उसके बाद से एक लामुतनाही सिलसिला चला आ रहा है। और मुसलमानों में भी दुकानें कम नहीं है, कहीं कोई लखनऊ में दुकान सजाए हुए, कोई बरेली में सजाए हुए, कोई दिल्ली में सजाए हुए, लेकिन इनके पास 1 वोट नहीं है। मुसलमान कभी इनके कहने से वोट नहीं करता। मुसलमान अब इस मुल्क का बहुत सियासी तौर पर बेदार हो चुका है, वो टैक्टिकल वोटिंग करता है और वो समझता है कि किस जमात से उसको फायदा हो सकता है और किससे उसे नुकसान हो सकता है। बहस पे वापस आते हैं। हम लोग बात कर रहे थे जिस तरह की बदजुबानी लोग कर रहे हैं, बदकलामी लोग कर रहे हैं सियासत में, क्या है वो जरूरी? आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कि इसी बदकलामी का शायद ये नतीजा है कि एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल पे हमले हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब आप इश्तियाल अंगेज बात करेंगे, किसी के खिलाफ बात करेंगे, किसी को मारने काटने की बात करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी सियासी जमात में कुछ लोग ऐसे हों जो उसको और आगे लेके जाएं और बात मारपीट और जान जाने तक चली जाए। तो क्या आपको लगता है कि ये जो डिस्कोर्स हो रहा है कि जबान दराजी इस तरह की और उसके बाद हाथापाई की राजनीति, ये हमको कहां तक ले जा रही है? बिल्कुल सही कहा आपने, डेमोक्रेसी में वायलेंस की कोई जगह नहीं है। डेमोक्रेसी में वायलेंस की कोई जगह नहीं। और दूसरी चीज में आपने कहा कि देखिए, ये मैं फिर इस बात को कहूंगा कि ये बैंकरप्सी है, फुकदान है, जब आपके पास इश्यूज नहीं होते, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, आम वोटर की फलाह और बहबूद के लिए आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं होता, तो आप ये बात करते हैं, इसी तरह की बात करके इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ यही नहीं हो रहा है, इसमें किसी भी पार्टी जो है वो क्रिमिनल जो लोगों को टिकट देती है सिर्फ इसलिए कि विनेबिलिटी देखी जाती है। और चलिए हमारे पास यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नुमाइंदा बैठे हैं, शाहिद आजाद साहब, उनसे पूछते हैं। शाहिद साहब, जिस तरह से बयानात आए आम आदमी पार्टी को लेकर के आए, बहुत इश्तियाल अंगेज बयानात आए, और उसके बाद एक तरह से सिलसिला चल पड़ा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर अटैक्स का, तो क्या आप उन बयानात को अरविंद केजरीवाल पर हो रहे हमले से जोड़ के देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले तो 2 चीजों को बिल्कुल क्लियर कर दें। एक तो आप शिष्टाचार और बयानों में जो है वो कंट्रोल की बात जहां तक आप करते हैं, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं।
बनारस की सीट माननीय मोदी जी ने सिर्फ एक वजह से सेलेक्ट की, जो कि वो जानते हैं कि वहां से हारेंगे, लेकिन उनके सिर्फ नहीं, ये तो आपका दावा है कि वहां से हारेंगे। जॉली साहब तुरंत कहेंगे 5 लाख वोट जॉली साहब बाद में करेक्ट कितने की शर्त हुई आपसे? एक मिनट, 10 के बाद शर्त में चैनल के ऊपर अभी मैं आ रहा हूं, शर्त लगा लीजिए। अभी मैं आ रहा हूं। अदाल साहब शर्त लगा लीजिए। आप किसी न किसी बहाने हारेंगे, इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं आप किसी न किसी बहाने। बड़ा झूठ मत बोलिए। देखिए ऐसा है, झूठ मत बोलिए। मोदी जी के अहंकार को बनारस की जनता तोड़ देगी, जिसके अंदर इतना शिष्टाचार नहीं है कि महादेव जो देवों के देव हैं, जिनके लिए हर हर महादेव की आवाज रखती है, हिंदू समाज के पूरे हिंदू समाज के ऊपर चोट पहुंचाया है हर हर मोदी कहकर, और बनारस की जनता ढूंढ रही है मोदी को। और ये जब एहसास हो गया मोदी साहब को, आज तक प्रधानमंत्री का कैंडिडेट 2 जगह से इलेक्शन नहीं लड़ता है। जिसे जो कहता है कि हिंदुस्तान में हमारी लहर चल रही है, वो भाग के बड़ोदरा पहुंचता है। बड़ोदरा से भी हारेंगे, दोनों जगह पे जीतेंगे, दोनों जगह पे जीतेंगे। अपनी बात कर अपनी प्रसिद्धि को बताएंगे, कौन सी छोड़ेंगे, और बता दे, अभी जनता को बता दे कौन सी छोड़ेंगे। अभी आपसे शर्त लगा रहा हूं, हाथ मिलाओ। शर्त क्या लगाएंगे? दोनों सीटें जीतेगा मोदी। आप तो देखिए, किसी वादे आप पे लगाइए ना, आप तो अदालत में दम नहीं है, आप तो अदालत में दिए हुए वादे पे कायम नहीं होते। झूठी बात कहना तो आम आदमी पार्टी की फितरत बन गई। और रह गई बात, दूसरी बात सुन लीजिए, ये जो अटैक का सिलसिला आपने चलाया हुआ है, हमने नहीं चलाया, सुन लीजिए, आपकी गलत बयानबाजी ने चला। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा सवाल है। जॉली साहब एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अगर गलत बयानबाजी की वजह से उनके ऊपर हाथ उठ रहा है, या उनके ऊपर अटैक हो रहा है, या उनकी नीतियों की वजह से हो रहा है, तो पूरी जनता ये जानती है, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, कि किस तरह के बयान उन्होंने दिए, लोग तो ये भी किस तरह के वादे उन्होंने किए, खुद अपने नेता के ऊपर खुद आम आदमी पार्टी अटैक करा रही है, ताकि लोगों की कहीं सिंपैथी, लोगों ने मुझे नहीं कहा। हाँ, आपको बीजेपी करा रही है, वो पटना में जो कुछ हुआ आपने कराया। बहुत बढ़िया, मान लो पटना में जो कुछ हुआ आपने कराया। आत्मचिंतन कर लीजिए भाई। नीतीश कुमार जी ने उस हीरोज कह दिया था, पटना में जो कुछ कराया आपने कराया, इसका मतलब आत्मचिंतन कर लीजिए। मेरा आपसे प्रार्थना है, आप लोग आत्मचिंतन भी नहीं करते। आप लोग मोदी जी दोनों जगहों से जीतेंगे। आप लोग तो भगवान तक को नहीं बख्शते। कैमरे के ऊपर मैं बोल रहा हूं और आपके झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं। भगवान तक को नहीं शर्त लगाने को आप तैयार नहीं। आप में आत्मविश्वास की कमी हो गई है, और वो कमी होनी स्वाभाविक है। अगर 5 बार आपके नेता के ऊपर हाथ चलेगा तो आत्मविश्वास की कमी होनी स्वाभाविक है। आप लोगों की नीतियां वो देखिए, अगर बगैर ये इनका शब्द टुकड़े कर देगी। ये आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के नेता। हरिओम पब्लिक अभी आप ही तो वाह वाह वाह, आपने बोला पब्लिक टुकड़े कर दे। आप टुकड़े करवाने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। हम नहीं उकसा रहे, आपने बोला, मैंने नहीं बोला। मैं नेताओं की बात कर रहा हूं। सिक्योरिटी हटा के देख लीजिए, पब्लिक को जितना ट्रस्ट किया आपने। सिक्योरिटी तो अरविंद केजरीवाल सिक्योरिटी क्या कहते हैं, सिक्योरिटी मिली हुई है। उसके बावजूद जॉली साहब आपसे एक सीधा सवाल, छुपे हुए लोग देखिए, मैं कुर्बान जी ने जो बात पहले कही, मैं उनकी बात से पूरा सहमत हूं। देश के अंदर जातिगत आधार के ऊपर राजनीति कोई भी करे वो गलत है। अगर मैं हिंदू होने के नाते अपने पे गर्व करता हूं तो मुझे नदीम जावेद के एक मुसलमान होने पर भी उतना ही गर्व होना चाहिए। इसलिए मेरा यह मानना है, राजनीति मुद्दों की हो, राजनीति विकास की हो, राजनीति नौजवानों को रोजगार देने की हो, राजनीति दुनिया में भारत किस प्रकार से शक्तिशाली देश के रूप में उभरे और सुपर पावर के रूप में उभरे, उसकी जरूरत है। बोटियां कर देंगे, बदला ले लेंगे, मौत के सौदागर कह देंगे। और अभी मेरे आम आदमी पार्टी के नेता ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मेरी आप सबसे विनती और अपने पार्टी के नेताओं से भी, हमें संयम से काम लेकर सभी जमातों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ लेके चलना है। तभी हिंदुस्तान दुनिया के अंदर महान भारत जॉली साहब उभर के आएगा। 10 साल तक कांग्रेस पार्टी वो नहीं कर सकती। और इनके प्रधानमंत्री तो एक जगह से भी चुनाव नहीं लड़ रहे। मेरा प्रधानमंत्री पद का 2 जगहों से लड़ रहे हैं। जॉली साहब आप 2 जगहों से लड़ रहे हैं और दोनों में जीतेंगे, और दोनों में जीतेंगे। एक बहुत बढ़िया बात, एक चीज, अभी जॉली साहब खुद कह रहे हैं कि बहुत, मैं अपनी पार्टी के नेताओं से ये कहता हूं कि संयम से बात, आपसे भी कहता हूं, आपसे भी पहले कहा है, आपसे भी पहले बोला
इन्होंने ये आपने कहा, भी बात कह ली, माफ कीजिएगा, आपने अभी ये कहा कि वसुंधरा राजे ने जो कुछ कहा है वो ठीक कहा है, अभी कहा इन्होंने टेलीविजन स्टूडियो में, उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, भारतीय जनता पार्टी सोनिया गांधी ने कहा वो गलत कहा, दोनों बात करिए, मैंने सोनिया जी की भी बात बोली, बोलो ना, आप अपना मजाक बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, आप सोनिया जी की भी बात बोल रहे हैं, आप एक बात थोड़ी बोलेंगे, आपने अपनी बात कह ली, अब इनको कहना आधी अधूरी बात मत बोलिए। आपको समय मिलेगा, आप बोल लीजिएगा। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर थॉट है, और शायद गोलवालकर को जॉली साहब ने पता नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इनके दूसरे नेताओं ने जरूर पढ़ा है कि गोलवालकर का थॉट क्या था, एक हिंदू राष्ट्र का था और कम्युनल एजेंडे पे इस देश को डिवाइड करना, जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी कहना क्या चाह रहे हैं जी। तो आज भी नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं लहराया जाता, आरएसएस का जहां हेडक्वार्टर है, वहां पर कुछ और झंडा फहराया जाता है। तो सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर थॉट है वो कम्युनल थॉट है, वो इस मुल्क को डिवाइड करने वाला थॉट है, और उसको जो रिप्रेजेंट करने के चेहरे हैं वो बहुत पहले भी हुआ था। गोविंदाचार्य ने कहा था कि अटल जी तो मुखौटा है और पीछे कुछ और है, और आज भी वही हो रहा है कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जा रहा हो, पीछे से अमित शाह है, वसुंधरा राजे और इस तरह के लोग हैं, और बेसिकली डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं करना चाहते, पूरी की पूरी राजनीति डिवाइड पर करना चाहते हैं। और हम समझते हैं कि इस मुल्क का हिंदू और मुसलमान इस मुल्क की कौमी एकजुटता को बचाने का काम करेंगे। एक चीज कुरबान साहब बहुत जोर से ये कह रहे हैं, बहुत पुरजोर अंदाज में जॉली साहब कह रहे हैं कि हम तो डेवलपमेंट की राजनीति करना चाहते हैं, हम तो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं करना चाहते हैं। और हम लोगों ने देखा जब नरेंद्र मोदी का कैंपेन शुरू हुआ तो वो जाहिर सी बात है इन्हीं नारों पे, इन्हीं मुद्दों पे उन्होंने बातचीत शुरू की। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उनकी जबान भी फिसलने लगी और उसके बाद वो कॉमनल एजेंडा जो है, जो पीछे वो रख के आए थे, शायद गुजरात छोड़ के आए थे, वो सामने आ गया। क्या वजह हो गई? अब इसकी तो वजह वही जानते होंगे कि अमित शाह की जो तकरीरें हैं मुजफ्फरनगर, बिजनौर में नहीं, और जिसपे उन पर मुकदमा कायम हुआ है, वो कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो तो अगर विकास का एजेंडा कर रहे हैं। जानना चाह रहा हूं कि क्या विकास का एजेंडा हिंदुस्तान की जमहूरियत में रेलेवेंट नहीं है? हिंदुस्तान में आज भी वोटर इसी तरह की बातचीत पे वोट देता है? बिल्कुल, इसमें काफी हद तक सदाकत है, क्योंकि जात बरादरी के नाम पे भी वोट दिए जाते हैं, कम्युनल पोलराइजेशन भी होता है, और ये इसमें मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दोष नहीं देता। 1984 का चुनाव आप उठा करके देख लीजिए, उस वक्त में तो आरएसएस के भी बड़े तबके ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया था जब कहा गया था कि इंदिरा गांधी की लाश पर जो चुनाव हुआ। तो ये पोलराइजेशन एक बार नहीं हुआ, ये हमेशा हुआ है। और इसमें इस बात की, ये जो आप कहना चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही है कि डेवलपमेंट इश्यूज नहीं बन पाते हैं और ना कोई पार्टी बनाने की कोशिश करती है। अगर ये होता तो फिर कैंडिडेट वैसे नहीं होते कि जिनको कौन जीत सकता है, किस जाति का है, पंडित है कि गुप्ता है कि शर्मा है कि यादव है कि कुर्मी है कि कोई भी है। और इसी को लेकर के बिहार में जो पार्टी अब सरकार बनाने का दावा करने जा रही है, जॉली साहब की पार्टी, उसने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ किया, उसने रामविलास पासवान की पार्टी के साथ किया। क्यों? कि दलित और पिछड़े वोटों के ऊपर नजर है। यूपी में अपना दल की पटेल, सोनेलाल पटेल के साथ किया, डीपी यादव की पार्टी के साथ में अलायंस किया। क्या जरूरत? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहने के दांत कुछ, दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ। जॉली साहब, आप जितना दावा कर लीजिए, लेकिन सियासी हकीकत यह है, जमीन पे हकीकत यह है कि आपके का जो डेवलपमेंटल मॉडल है वो ज्यादा चला नहीं, उसके गुब्बारे की हवा निकल गई, जैसा ये लोग कह रहे हैं। और जब ये हो गया है तो आप कभी उपेंद्र कुशवाहा के पास जा रहे हैं, कभी रामविलास के पास जा रहे हैं, डीपी यादव के पास जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन एक वो पार्टी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है और जो इख्तिदार में आने का दावा कर रही है, क्या उससे एक समझदारी और जिम्मेदारी की उम्मीद करना क्या गलत है? देखिए, मेरा यह मानना है कि ये चुनाव जो गुजरात के अंदर मॉडल रोल ऑफ डेवलपमेंट गुजरात की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के अधीनस्थ किया, यहाँ 1 मिनट आपको रोकूंगा, सिर्फ ये बता दीजिए कि मॉडल कौन सा है गुजरात का? नौजवानों को रोजगार मिले, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, और उन मुद्दों के ऊपर ही हम केंद्र का चुनाव लड़ रहे हैं। अगर केंद्र के चुनाव के अंदर हमारे ऊपर बार बार ये आरोप लगाया जाता रहेगा, आप कम्युनल हैं, आप हिंदू विशेष की बात करते हैं, आप सिख विशेष की बात करते हैं, मेरा यह मानना है कि हम सबकी बात करते हैं। हमारे लिए हिंदुस्तान के सभी धर्मों और प्रांतों के लोग हमारे बहन और भाई हैं। हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जॉली साहब की बात को केवल इन्होंने ये कहा, मुख्तसर में बात कर रहा हूं, इन्होंने ये कहा कि गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल को हम प्रोजेक्ट करें। मैंने पहले कहा था कि प्लानिंग कमीशन ये कहता है
कि गुजरात ओवरऑल डेवलपमेंट में देश में 12वें नंबर पर है। इनका हर तीसरा बच्चा वहां पे कुपोषित। 10 साल से तो कांग्रेस पार्टी प्लानिंग कमीशन को चला रही है। दूसरे आंकड़े कांग्रेस पार्टी चला रही है। जवाब आपके पास नहीं है जो प्लानिंग कमीशन कह रहा है कि 12वें नंबर पर है। कांग्रेस पार्टी का प्लानिंग कमीशन 10 साल आपकी पार्टी सत्ता में रही है। पहले एनडीए की आपने सबको अपॉइंट किया है। सरकार थी उसमें भी गुजरात 10वें नंबर वो जनता बताएगी अगले चुनावों में बताएगी। जनता बताएगी लेकिन गुजरात 10वें स्थान पे है या नंबर पहले स्थान के ऊपर है। जिस गुजरात मॉडल आप दिल्ली की बात करिए, आप गुजरात की बात मत करिए। आजाद साहब आपकी पार्टी का दिल्ली में लिफाफा फट गया। आम आदमी पार्टी का लिफाफा फट गया। आपके मंसूबे अरविंद केजरीवाल जी भाग गए, गुजरात में आपने सरकार छोड़ के भाग गए। आप लोग साबित हुए। आप दिल्ली की बात करिए, आप देश की बात नहीं, आप दिल्ली की बात करिए। बेहतर है यहाँ पे संदेश दे दिया जो कम से कम अपनी बात संजीदगी से कह रहे हैं। कुरबान साहब आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं एक पार्टियों की मजबूरी है, उनकी सियासी कमजोरी है जो इस तरह की बात करते हैं, और क्या यही एक रामबाण तरीका है इलेक्शन जीतने का, या अभी भी हम लोगों को उम्मीद करनी चाहिए कि पार्टीज पॉलिसीज और मुद्दों पर इलेक्शन लड़ेंगे और हिंदुस्तान को 21वीं सदी में कम से कम वो पार्टियां वो सरकार दिखेगी जो पॉलिसीज पे बात करके इलेक्शन जीतेगी? देखिए जो आप कह रहे हैं आइडियल सिचुएशन तो वही है, होना भी वैसे ही चाहिए और हमें उम्मीद भी करनी चाहिए, उम्मीद छोड़नी भी नहीं चाहिए, लेकिन हो वही रहा है जो उससे पहले आपने कहा कि हर बड़ी जमात उसमें कोई पार्टी अपवाद नहीं है कि जो हर तरीके से अपने लोगों को चुनाव जिताने के लिए हर हरबा हर हथकंडा अपना रही है। अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि नई नस्ल जो हिंदुस्तान की आ रही है, जो 21वीं सदी में हिंदुस्तान को एक बड़ी सुपर पावर बनाने का ख्वाब देखती है, जो हिंदुस्तान को दुनिया का एक बड़ा मुल्क और जमहूरी तौर पर एक सबसे मुमताज मुल्क बनाने का ख्वाब देखती है, वो इन सारी पार्टियों को रिजेक्ट करेगी। एक नया जोश, एक नया खून आएगा जो इस हिंदुस्तान में उस तरह की बात करेगा जैसे अमेरिका में बात होती है कि वो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सुप्रीम होते हैं। इस मुल्क में बदकिस्मती से नेशनल इंटरेस्ट पीछे चले गए हैं बैक बर्नर पे। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जब एनडीए का हिस्सा थी तो उसने आर्टिकल 370, राम मंदिर और कॉमन सिविल कोड का मामला बैक बर्नर पर डाला था और ये कहा गया था कि ये कंटेंशियस इश्यूज हैं, हम इनकी बात नहीं करेंगे। आज फिर उन मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करके पार्टी ने क्या संकेत दिया? आपको यहाँ रोकना पड़ेगा, वक्त खत्म हो रहा है। नाजरीन आप गर्मा गर्म बहस देख रहे थे। हमने बातचीत शुरू की थी कि किस तरह से सियासत में जो जबान इस्तेमाल हो रही है वो क्या हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए और हिंदुस्तान की जमहूरी निजाम के लिए बेहतर है, या किस तरह का मैसेज हम कम से कम नई नस्ल को दे रहे हैं। आपने देखा यहाँ पे कि किस तरह से